हाँ, हेलो बच्चे लोग, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को जानने के लिए एक दूसरा रूल पढ़ेंगे जिसका नाम है राइट हैंड पाम रूल। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से जानते हैं। वैसे तो सभी की सभी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की राइट हैंड थंब रूल से हम जान सकते हैं, लेकिन राइट हैंड पाम रूल कभी कभी हमारे लिए स्पेशली अच्छा यूज़ होता है और चीज़ों को आसान बनाता है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल, बेसिकली राइट हैंड पाम रूल हम लोग स्ट्रेट वायर के लिए ही देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सर्कुलर वायर के लिए, ठीक है, सबसे अच्छा रूल राइट हैंड थंब रूल ही है, बट राइट हैंड पाम रूल को हम स्ट्रेट वायर के लिए देखेंगे, ठीक है, ओके। तो राइट हैंड पाम रूल के लिए राइट हैंड पाम रूल के लिए बच्चे हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अपना दाहिना हाथ फिर से यूज़ करना पड़ेगा और आपको अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। जैसे कि राइट हैंड थंब रूल में क्या कर रहे थे, अपनी चारों फिंगर को कर्ल कर रहे थे, घुमाना रहता था चारों फिंगर्स को। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, अभी हमको अपने चारों फिंगर को बिल्कुल कांग्रेस के हाथ की जैसे करना है, बिल्कुल सीधा ऐसा, ठीक है, ओके। तो देखिए बेटा, एक स्ट्रेट वायर के लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया जाता है। ये एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ओके बेटा। ये देखिए एक स्ट्रेट वायर है इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अब अगर इस स्ट्रेट वायर के, ठीक है, इस यहाँ पर राइट हैंड साइड पर कोई पॉइंट मैं ले लेता हूँ P। अब इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना है, तो उसके लिए राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज़ करना, देखें। आपका थंब जो होगा वो करंट की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। पहला जो थंब जो होगा वो क्या बताएगा, थंब, ठीक है, बताएगा करंट। थंब जो बताएगा करंट बताएगा, ठीक है। और आपकी जो फोर फिंगर होगी ना, ठीक है, आपकी जो फोर फिंगर होगी वो किस डायरेक्शन में नॉक करेगा ये देखना है। तो बेसिकली बेटा आपको क्या करना है कि आपका थंब करंट की डायरेक्शन बताएगा और आपकी चारों फिंगर उस डायरेक्शन में स्ट्रेट रखना, बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे यूज़ करने का, ऐसे यूज़ करने का है, ठीक है। तो थंब को करंट की डायरेक्शन में किया, चारों फिंगर को पॉइंट P की तरफ किया जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानना है, और आप नॉक करना होगा जिस डायरेक्शन में आप नॉक कर सकते हो। जैसे अंदर, मैं बोर्ड के अंदर नॉक कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। इससे नॉक नहीं होगा। पाम किसको बोलते हैं बेटा, पता है? मेरे हाथ की ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, इसको पाम को बोलते हैं, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये पाम नहीं है, ये आर्म है, इसको आर्म। तो ये पाम से हम किधर धक्का दे पाएंगे, वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो आपकी फोर फिंगर होगी ना बेटा, फोर फिंगर जो होगी आपकी, वो फोर फिंगर क्या बताएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। फोर फिंगर क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अपने हाथ को कैसे यूज़ करने का, करंट की डायरेक्शन में लेने का, करंट की डायरेक्शन में लेने का, और पॉइंट P की तरफ चारों फिंगर को करने का। अब आपके इस पाम से, ये पीछे से धक्का देना है ऐसे अंदर, तो इनवर्ड धक्का दे सकते हो, तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस होगी, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने राइट हैंड पाम रूल को कैसे यूज़ करूँगा, थंब को करंट की डायरेक्शन में करूँगा, राइट हैंड ही यूज़ करना है, चारों फिंगर को उस पॉइंट की तरफ फैला देना है, और आपकी हथेली, ये पाम है, धक्का किधर दे सकते हो, नॉक किधर कर सकते हो, ऐसे बाहर की तरफ नॉक कर सकते हो। तो बाहर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आउटवर्ड होगी, ठीक है बेटा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डॉट बनाएंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन लोग बेटा, डॉट से यूज़ करेंगे। ऐसे मैंने क्या कर दिया, डॉट यूज़ कर दिया इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैं कोई ऐसा एक स्ट्रेट वायर लूँ, अब इस स्ट्रेट वायर के इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो मैं क्या करूँगा, अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में करूँगा और चारों फिंगर को उस पॉइंट की तरफ फैला दूंगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। अब ये मेरा पाम है, मैं नॉक किधर कर सकता हूँ, नॉक यानी धक्का किधर दे सकता हूँ, बाहर। तो बाहर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आउटवर्ड। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ओके। अच्छा बेटा, अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई एक वायर ऐसा लूँ
जिसमें करंट की डायरेक्शन को मैं नीचे बनाऊं, करंट की डायरेक्शन को नीचे बनाऊं, तो देखिए मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मिलेगी, ये पॉइंट P है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे देखेंगे, राइट हैंड पाम रूल के लिए आप क्या करोगे, अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में करेंगे और चारों फिंगर को पॉइंट P की तरफ को फैला देंगे। और बताइए नॉक किधर कर सकते हैं, इधर, धक्का किधर दे सकते हैं, इधर, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए थंब इधर, और नॉक करने के लिए नॉक बाहर ऐसे करेंगे, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, डॉट। देखिए बेटा यहाँ पे जब करंट ऊपर था तो लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस थी, लेकिन जब करंट डाउनवर्ड है, ठीक है, करंट डाउनवर्ड है तो लेफ्ट साइड, यहाँ राइट साइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो गई है, आउटवर्ड हो गई है, ठीक है। ओके बेटा, ये RHS होता है राइट हैंड साइड और ये LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ओके, अब इसमें जिसमें डाउनवर्ड करंट है, यहाँ पे एक पॉइंट P डैश लेता हूँ, इस पॉइंट P डैश पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज़ करेंगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में करिए और अपनी चारों फिंगर को P डैश की तरफ करिए। अब बताइए आप नॉक किधर कर सकते हो, अंदर, तो यानी कि इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, अंदर। ये बेटा क्या है, आउट, और ये बेटा क्या है, इन। ओके, इस तरह से हम लोग बेटा कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अगर मान लीजिए कि एक वायर को मैं ऐसे ले लूँ, ठीक है, एक वायर को मैं ऐसे ले लूँ और इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर दूँ, ठीक है, इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर दूँ, तो बेटा आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है पॉइंट P पर। तो आपको थंब को करंट की डायरेक्शन में करना है और चारों फिंगर को पॉइंट P की तरफ करना है। मेरा हाथ देखें, करंट की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और थंब भी उधर हो गया, चारों फिंगर को P की तरफ फैला दो, और बताइए नॉक किधर कर सकते हैं, बाहर, नॉक, ये हथेली है, वाइट वाले पार्ट से नॉक करना है इधर, तो बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, डॉट होगी। समझ में आ रहा है बेटा। वैसे ही इस तरह से आप लोग जो है, क्या नाम है, इसके इस पॉइंट पर भी देख सकते हो, इसके नीचे वाले पॉइंट पर भी, इसका नाम मैं P डैश लिख देता हूँ। तो ये P डैश पर क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना है, तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अपने थंब को जो है करंट की डायरेक्शन में करना होगा, और लेकिन पॉइंट P, अपनी चारों फिंगर को P डैश की तरफ करना होगा। तो मेरा हाथ देखिए, आप मेरा हाथ देखिए, बिल्कुल ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, थंब करंट की डायरेक्शन में, चारों फिंगर P डैश की ओर। अब मेरी हथेली अंदर की तरफ है तो मैं ऐसे अंदर धक्का दे सकता हूँ, इनवर्ड, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड। देखिए ऊपर डॉट, यहाँ पे सिर्फ मैंने बेटा यहाँ P पॉइंट पर सिर्फ बाहर की तरफ बताया, आउटवर्ड। मैं यहाँ नीचे भी बता सकता हूँ कि P डैश पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने चारों फिंगर को P डैश की तरफ करूँगा, ऐसे मान के चलिए कि देखिए मेरा हाथ, आप देखो, ये थंब करंट की डायरेक्शन बताएगा, और आप देख सकते हो कि इस फिगर में करंट इस डायरेक्शन में गया है, तो मेरा थंब ऐसे करंट की डायरेक्शन में होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऐसे होगा करंट की डायरेक्शन में, और चारों फिंगर P डैश की तरफ नीचे रहेगी, ठीक है, चारों फिंगर P डैश की तरफ नीचे रहेगी, तो मैं धक्का किधर से सकता हूँ, अंदर, ऐसे, ठीक है, इस फिगर में ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे अंदर दे सकता हूँ, ठीक है, धक्का, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा क्रॉस होगी। तो यही छोटा सा तुम्हारा राइट हैंड पाम रूल था, कभी कभी ये बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, प्रॉब्लम्स को आसान बनाने के लिए, ठीक है बेटा, ठीक है। तब तक आप नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। चल, बेटा देखिए, आपको अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहचानना आ चुकी है। अभी आपको बेसिकली आपको लॉ पढ़ने हैं, जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ पढ़ते थे ना, ठीक है, कूलॉम्स लॉ पढ़ते थे, वैसे ही कूलॉम्स लॉ के इक्विवेलेंट एक और लॉ होता है जिसको बोलते हैं बायो सेवर्ट लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया देता है, ठीक है। उस लॉ का क्या नाम है, बायोट सेवर्ट। ये दो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऊपर है, बायोट सेवर्ट
लॉ, बायो सेवर्ट लॉ। बेटा ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताता है, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, इट इज ओनली फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बेटा जो लॉ होता है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। और ये जो होगा, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में तो कोई आइडिया दे नहीं रहा है, ठीक है। ये किसी भी वायर के लिए यूज हो सकता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी शेप ऑफ वायर। इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी शेप ऑफ वायर, ठीक है। मतलब कि स्ट्रेट और कर्व्ड, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो चाहे वो कर्व्ड वायर हो, ठीक है, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ओके बेटा, हाँ। और सेकंड थिंग, ये हमेशा जो होता है करंट एलिमेंट के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर करंट एलिमेंट। ओके बेटा, ये करंट एलिमेंट के लिए यूज होता है। करंट एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रेट वायर है, अगर उस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन में अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कट करूं, एलिमेंट का मतलब उस वायर के एक छोटी सी लेंथ को मैं कट करके रखूं, तो उसको बोला जाएगा करंट एलिमेंट। बट ध्यान रहे कि वो जो करंट एलिमेंट होगा ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा करंट एलिमेंट जब कट करो तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी जिस डायरेक्शन में बेटा करंट फ्लो हो रहा है ना, उसी डायरेक्शन में आपको एलिमेंट को कट करना है। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी होती है। तो याद रखिए, करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। बेटा देखिए, बायो सेवर्ट लॉ को यूज करने से पहले मैं इसके लिए एक जो है कर्व वायर ले लेता हूँ, एक वायर ले लेता हूँ जो कि कर्व्ड है और इसमें करंट बेटा आई फ्लो हो रहा है। ओके, ठीक है। स्ट्रेट तो बेटा आसानी होता है, मैं कर्व्ड वायर लेता हूँ ताकि इससे पता चले कि बायो सेवर्ट लॉ जो है किसी भी शेप के लिए लग सकता है, स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो। ओके, अब मुझे क्या करना है कि इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और मैंने बताया था कि हेलो बच्चे लोग देखिए, तो हम लोगों ने जो है ये पढ़ना था कि अगर मान लीजिए कि कोई एक कर्व्ड वायर है, ठीक है, जैसे ये आपने देखा कि एक कर्व्ड वायर है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है। बेटा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जब भी आपको फाइंड करनी होगी ना, तो आपको करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फाइंड करनी पड़ेगी। तो जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर से लगभग कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, मान लिया मैंने कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको बोलेंगे P, और इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मैंने बोला कि हमारा जो बायो सेवर्ट लॉ है वो करंट एलिमेंट के लिए वर्क करता है, तो हमें इसमें एक करंट एलिमेंट कट करना पड़ेगा। जैसे ये मान लीजिए कि इस वायर को छोटा सा मैंने ऐसा कट कर लिया, इस वायर की एक छोटी सी लेंथ मैंने ऐसे कट कर ली, और ये जो छोटा सा लेंथ कट करा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, DL। क्या बोलेंगे, DL, क्योंकि मैं मानता हूँ कि टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना है, L, अगर उसकी स्मॉल लेंथ लेंगे तो कितना होगा, DL। और बेटा ये भी मैंने बोला कि DL जो होता है उसको करंट एलिमेंट कहते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, करंट किस दिशा में फ्लो हो रहा है, ऊपर। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऊपर, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर। तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन से,
ठीक है, क्या करना है, करंट एलिमेंट से पहले इसको यहाँ पे ऐसे मिला लो, मैच कर लो। हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं बेटा आर। ठीक है, इस डिस्टेंस को यानी कि करंट एलिमेंट से पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं आर। तो अब देखिए बेटा करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है ये ऊपर, और ये जो यहाँ करंट एलिमेंट से P को मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर। क्योंकि आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, कि जिस पॉइंट से आपने ओरिजिन माना है यानी करंट एलिमेंट से आपको देखना था, तो पॉइंट P तक को मिलाने वाली लाइन को बोलेंगे क्या, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर। तो ये पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, ये इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा। किसके किसके बीच का एंगल है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, और ये पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर के बीच का, ठीक है, एंगल है। पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर क्या है, द डिस्टेंस एट विच वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये एक ऐसी डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ओके बेटा, देखो बायो-सेवर्ट लॉ एक ऑब्जर्वेटरी लॉ है। जैसे कि बायो-सेवर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट एलिमेंट की, उसको हम डी भी बोलेंगे, क्योंकि बेटा करंट एलिमेंट एक स्मॉल एलिमेंट है। ओके, करंट एलिमेंट एक स्मॉल एलिमेंट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगी, तो डीएल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड डी भी होगी। तो ये ऑब्जर्व करा बायो-सेवर्ट ने कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द कंडक्टर। कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड थिंग क्या ऑब्जर्व करा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, करंट एलिमेंट, यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा करंट एलिमेंट आप कट करोगे, ठीक है, जितना बड़ा करंट एलिमेंट आप कट करोगे उतना ही लेंथ ज़्यादा होगी डीएल की और मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि अगर स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे वायर का तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगी, अगर करंट एलिमेंट की लेंथ ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। फिर थर्ड चीज़ क्या ऑब्जर्व करा कि अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, ठीक है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट। देखिए बेटा ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हो गई, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, और ये पोजीशन वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू करंट एलिमेंट, ठीक है, ये डी बी क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, है ना। इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट। ओके, पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल होता है ये, ठीक है। ओके, और फोर्थ चीज़ें क्या ऑब्जर्व करी कि मैग्नेटिक फील्ड is inversely proportional to the, okay, magnetic field is inversely proportional to the square of distance between current element and the position vector P, okay, and the point P, okay। तो magnetic field dB is inversely proportional to the square of distance between current element and point P, ठीक है। point P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना था, तो यानी कि अगर मैं बोलूँगा 1/r का स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P के बीच की दूरी और करंट एलिमेंट के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बेटा एक चीज़ और आपने ये भी देखा कि अगर ये जो थीटा होता है ना, यानी कि अगर मैं इस थीटा की वैल्यू को बढ़ाऊँगा तो dB बढ़ेगा, यानी कि अगर मैं एंगल को साइन यानी ये एंगल है किसके बीच का बेटा, पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट और ये r के बीच का एंगल है। तो अगर एंगल बढ़ेगा तो dB भी बढ़ेगा। ओके, तो इन सभी जितने ऑब्जर्वेशंस किए बायो-सेवर्ट ने इन ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन किया, ठीक है। आफ्टर कंबाइन दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को अगर कंबाइन किया जाए
तो बेटा एक फाइनली एक फॉर्मूला बनने वाला है कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। ओके बेटा, ओके ये फाइनली एक रिलेशन मिला कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो था वो आई डी एल साइन थीटा लिखा और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था उसको लिखा। अब फाइनली एक काम और कर सकते हैं कि अगर मैं डी बी को प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊं इस डी बी में, तो एक कांस्टेंट लगेगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपान में 4 पाई। ओके, इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट अपान में 4 पाई। ओके बेटा, इसकी ये वैल्यू है, ठीक है। ओके, इनटू ये कांस्टेंट की वैल्यू है इनटू, और बाकी जो टर्म था आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये फाइनली बेटा आपने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। बेटा इसमें मैंने कहीं पर कोई वेक्टर साइन वगैरह नहीं यूज़ किया है, क्योंकि मैंने ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए फाइंड किया है। अभी हम इसी फार्मूले को, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। बेटा ये बायो सेवर्ट-ला ने यही फार्मूला दिया और ये करंट एलिमेंट के लिए लगता है, क्योंकि आप देखिएगा तो यहाँ पे करंट एलिमेंट कितना है, डीएल, यानी स्मॉल एलिमेंट है वायर के लेंथ को कट किया, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी डीवी थी, ठीक है। और बेटा यहाँ पे जो म्यू नॉट है, यहाँ पर जो म्यू नॉट है उसको, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं बेटा, परमीएबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके बेटा, वैक्यूम में, ठीक है, या एयर के लिए भी परमीएबिलिटी यही होती है। हालांकि जब आप लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ोगे तो वहाँ पे मैं डिफरेंस बताऊंगा कि वैक्यूम की परमीएबिलिटी कितनी होती है और एयर की कितनी होती है। लेकिन जनरली मैथमेटिक्स को इजी बनाने के लिए, प्रॉब्लम्स को इजी बनाने के लिए वैक्यूम हुआ या एयर हुआ, ठीक है, स्पेस, वैक्यूम, एयर, इन सभी के लिए म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, ठीक है, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, ठीक है। इसकी एक यूनिट और भी होती है, ठीक है, क्या यूनिट होती है, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, और ये बोल सकते हैं एम्पियर, ठीक है, टेस्ला एम्पियर, ठीक है। लेकिन टेस्ला पर एम्पियर लिखी, ये टेस्ला पर एम्पियर होगा, ठीक है। ओके चलो बेटा, ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होगी म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये वैल्यू हो गई और वो उसकी यूनिट है। हालांकि इसकी यूनिट और भी है, इसके अगर मैं क्या नाम है इसको और भी चेंज करना चाहूँ तो बहुत सारी और भी अलग अलग यूनिट्स मिलेगी, लेकिन टेस्ला पर एम्पियर इतना भी हम यूज़ कर सकते हैं तो चलता है, ठीक है। तो याद रहे बेटा, म्यू नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पूरा ही कांस्टेंट है, बायो सेवर्ट लॉ का कांस्टेंट है। तो म्यू नॉट को क्या कहते हैं, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म यूज़ करूँ ना, इसका वेक्टर फॉर्म यूज़ करूँ तो देखिए क्या बनेगा। वेक्टर फॉर्म के लिए इसको वेक्टर में लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड dB, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, dB, और क्या हो जाएगा ये बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर इनटू में आई डी एल साइन थीटा है ना, इसको बेटा रिप्लेस करके, ठीक है, आई डी एल लिखिए ऐसा, आई डी एल को वेक्टर पे बनाइए क्योंकि करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो आई डी एल, उसके बाद तुम यहाँ पे लिख देना बेटा क्रॉस आर, साइन थीटा को गायब कर देना, साइन थीटा को यहाँ पे गायब कर देना, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में यहाँ पे आर क्यूब कर देना, ठीक है। तो बेटा ये तुम्हारा फाइनली जो इक्वेशन बन रहा है ये एक वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, ओके, ये एक वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे साइन थीटा कहाँ गायब हुआ, तो बेटा आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा वेक्टर में, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो वैसे ही आई डी एल है ना, वैसे ही आई डी एल क्रॉस आर, तो वेक्टर ए हो गया आई डी एल की जगह पे, बी की जगह वेक्टर आर हो गया। तो बेटा क्या करेंगे, ए क्रॉस बी तो इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो आई डी एल आर साइन थीटा,
आई डी एल आर साइन थीटा, तो ऊपर वाला आर और नीचे वाला आर क्यूब कैंसिल करेंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा। तो देख लीजिए बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला आर नीचे वाला आर कैंसिल हो जाएगा, और वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो आई डी एल आर साइन थीटा होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर का इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगा, जैसे नीचे उसको सॉल्व करोगे तो ऊपर का मिल जाएगा। ओके बेटा, तो ये रहा बायो सेवर्ट का लॉ, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला, वो भी एक स्मॉल एलिमेंट के लिए। जब भी कभी बेसिकली हम लोग बेटा बायो सेवर्ट लॉ के बारे में बात करेंगे तो हमें करंट एलिमेंट के लिए ही बात करना होगा। ठीक है, चलिए बेटा इसको नोट करिए। अच्छा, फाइनली बेटा ये जो बायो सेवर्ट लॉ का जो वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा ना, इसमें थोड़ा एक चीज़ और भी जानते हैं। डीबी जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। बेटा यहाँ पर जब भी कभी आप क्रॉस प्रोडक्ट से डील करते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा, ठीक है, तो इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है ना, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी हमेशा सेम प्लेन में होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आइडियल और आर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो जिस तरह से मैंने बोला कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एन कैप, यानी यहाँ भी डायरेक्शन होती है। ये जो रिजल्ट आता है ये भी डायरेक्शन वाला होता है, और ये दोनों क्या होते हैं बेटा, सेम प्लेन पर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, सेम प्लेन पर, यानी कि ये एक ही प्लेन पर होते हैं, और आई बी साइन थीटा उस प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे मान लो मेरा हाथ जो है एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, मेरा हाथ जो है एक्स वाई प्लेन है, ये प्लेन हुआ, अब प्लेन के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी का आंसर होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, तो वैसे ये क्या होगा, सेम प्लेन, और ये जो होगा बेटा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो सेम इसमें आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि आइडियल जो होगा एंड वेक्टर आर, आइडियल और वेक्टर आर आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में होगा। एंड जो इसका रिजल्ट है बेटा, जो रिजल्ट है डीबी, आपको पता है आई डी एल क्रॉस आर का जो टोटल रिजल्ट बना, क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। एंड डीबी यानी कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, एंड डीबी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कौन, डीबी। ओके बेटा, चलिए। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर मान लीजिए कि अगर मैं डीबी, ओके, अगर मान लीजिए कि मैं डीबी को टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ, जैसे आपको लग रहा है कि आपने एक पूरे वायर में से एक छोटे से वायर के एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो बेटा आपको करना कुछ नहीं है, सीधा इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा इंटीग्रेशन करना है। तो आप दोनों तरफ क्या करोगे बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, जैसे डीबी का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, ठीक है, डीबी का इंटीग्रेशन कर दोगे, और यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, ओके, आई भी कांस्टेंट है, करंट तो कम ज़्यादा तो हो नहीं रहा है, ठीक है, कम ज़्यादा तो हो नहीं रहा है, और क्या नाम है इसका, मैं वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में नहीं करूँगा इंटीग्रेशन, ठीक है, आई लिखा, उसके बाद जो है आई डी एल साइन थीटा था ना, तो साइन थीटा भी एंगल भी फिक्स है, ठीक है, आई डी एल अभी मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर, तो आई डी एल था, तो डी एल एक स्मॉल क्वांटिटी है, आपको इंटीग्रेशन हमेशा छोटी क्वांटिटी का करना होता है। ओके, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पे डी बी का इंटीग्रेशन भी होगा, और ये म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई
लेना होगा और ये साइन थीटा को लिख लें, डीएल का इंटीग्रेशन आएगा एल, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एल, ठीक है, एल, उसके बाद ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। तो ये टोटल वायर की मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल लेंथ आ गई, तो टोटल लेंथ आएगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। हाँ, सेकेंड थिंग आपको ये देखना है कि अगर जानना था कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो उसकी डायरेक्शन जानने के लिए बेटा हमने जैसे पढ़ा था, अभी एक छोटा सा एलिमेंट कट करा था जिसको मैंने नाम दिया था डीएल, और हमने इस एलिमेंट से लेकर के वेक्टर आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो बेटा पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जानने के लिए तुम यूज़ कर सकते हो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल। बेसिकली मैं राइट हैंड पाम रूल लगा दे रहा हूँ। करंट की डायरेक्शन में थंब को करो, चारों फिंगर को पी की तरफ करो और धक्का दो, अंदर दे सकते हो नॉक नॉक, तो यानी अंदर का मतलब इनवर्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। ठीक है, और ये एंगल क्या था, थीटा था। ठीक है, ओके, चलिए इतना बेटा हुआ। अभी बेसिकली बेटा इसी फॉर्मूले को कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी ऐसे सॉल्व हो जाती है कि आप इसी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चार्ज की वेलोसिटी के टर्म में लिखिए, क्योंकि आपने इस चैप्टर का नाम रखा था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो बेटा करंट आता है, तो जब करंट आता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आनी थी, है ना। तो बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, क्योंकि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये इस वायर में करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसमें चार्ज मोशन में है। तो अगर चार्ज मोशन में है तो उसकी कुछ वेलोसिटी वगैरह होगी। तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वेलोसिटी के, चार्ज की वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं क्या, या चार्ज के टर्म में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। ओके, पहले आप इतना नोट करें, फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको चार्ज की वेलोसिटी के टर्म में इस फार्मूले को बनाएंगे। ठीक है, ओके। ओके, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। अभी मान लो कि dB इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड वाइज में लिख रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। ओके बेटा, आप लोग जो है फॉर्मूला पढ़ते हो, आई इज इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में डी टी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को आप वहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, आई की जगह पे तो क्या बन जाएगा बेटा, देखिए डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई की जगह पे क्या लिखना है, डी क्यू अपॉन में डी टी। तो ये आई मैंने लिख दिया, और यहाँ पे इसके लेफ्ट में क्या था, डी एल था, और ये साइन थीटा था, फिर आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर लिखा। अच्छा बेटा, अब ये जो इतना टर्म है, अगर ये क्वांटिटी को आप थोड़ा गौर करो, ये क्वांटिटी को, तो ये वेलोसिटी होती है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, लेंथ अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल को वायर में ही चलना है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना वायर की लेंथ है, जितना वायर की लेंथ है ना बेटा। तो वायर की लेंथ अगर कितना है, एल, ठीक है, तो यानी कि उसको एल लेंथ कवर करना है अपॉन में टाइम, तो ये टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम में, तो उसको हम आप बोलेंगे वेलोसिटी स्पीड। तो डी एल अपॉन डी टी को क्या बोलेंगे बेटा, स्पीड। डी एल अपॉन में डी टी को क्या बोलेंगे बेटा, स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, ध्यान दीजिए, डी एल अपॉन डी टी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, ठीक है, ये डी एल अपॉन डी टी हो जाएगा वेलोसिटी वी, इंटू हो जाएगा डी क्यू, फिर इंटू साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, ये डी एल अपॉन डी टी क्या हो गया, वी, फिर ये डी क्यू साइन थीटा, फिर आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये देखिए फाइनली आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला वेलोसिटी के टर्म में। अभी आपको अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप क्या करिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन फिर से करिए। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, डी बी का इंटीग्रेशन बी होगा, और डी क्यू का इंटीग्रेशन सिर्फ करना हो जाएगा क्यू।
ठीक है, तो इस तरह से भी फार्मूला बन सकता है। ठीक है, ये चार्ज की वेलोसिटी के टर्म में ये फार्मूला है। ओके बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों, इस फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन बनते हैं। बायो सेवर्ट लॉ में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं और एप्लीकेशन पार्ट यानी कि आप उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखोगे। तो अभी हमने बायो सेवर्ट लॉ पढ़ लिया, अब इससे होने वाली कितनी कितनी प्रॉब्लम्स बन सकती है, इसके कितने एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि हम पूरे इस चैप्टर में बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस को ही पढ़ेंगे। सारे के सारे एप्लीकेशन बायो सेवर्ट लॉ पे ही बनेंगे और फाइनली उसकी प्रॉब्लम्स भी एप्लीकेशंस के बेस पर ही होती है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट टाइम इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर होने वाले न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। ओके बेटा।